गरिमा वाजपेयी बाद चारधाम तैयारी जारी, विपक्ष पड़ रहा भारी की। प्रदेश उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा 2026 को लेकर अभी से तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। हर साल चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों की संख्या राज्य में पहुंचती है, जो राज्य के राजस्व को बढ़ाने की भूमिका भी निभाती है। केवल यही नहीं बल्कि होम स्टे, खान पान, पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका का भी ये चारधाम यात्रा एक बड़ा आधार है, जिससे चारधाम यात्रा को राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष होने वाली इस चारधाम यात्रा किसी भी प्रकार से तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो, उसके लिए राज्य सरकार कार्य योजना बना यात्रा को सुगम बनाने की दृष्टि से लगातार कार्य करती रही है। इस बार यात्रा के दौरान सुरक्षा, पैदल मार्ग, हवाई मार्ग, ठहरने, खाने पीने व तमाम उपयोगिता में किसी भी प्रकार से कोई कमी न रहे, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। एक बार फिर 2026 चारधाम यात्रा के लिए प्रबंध होने शुरू हो गए हैं। तमाम बैठकें की जा रही हैं। शासन प्रशासन अभी से कमर कसने में लगे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का यह दावा है कि हर साल रिकॉर्ड तोड़ती चारधाम यात्रा इस साल भी नया रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आएगी। साथ ही बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर टिहरी नरेश ने चारों धामों में एक प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि 23 अप्रैल प्रातः 6:15 पर खुलने की घोषित कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी यात्रा के दौरान होने वाली असुविधाओं का बिगुल बजाता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि सरकार के दावे केवल बैठकों और कागजों तक सीमित नहीं है, जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस साल चारधाम यात्रा को प्रारंभ करने की प्रारंभिक तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन यात्रा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए व अधिक श्रद्धालुओं को यात्रा से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आगामी चारधाम यात्रा में इस वर्ष किस प्रकार सरकार की कार्य योजना धरातल पर दिखाई देती है। लेकिन विपक्ष के सवाल और राजनीतिक तीर यात्रा के शुरू होने से पहले ही चलने शुरू हो गए हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे, खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था और पहचान का भी एक अहम आधार है। हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए प्रदेश पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार चारों धामों के कपाट आमतौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले पखवाड़े में खुलते हैं। भले ही इस वर्ष अभी कपाट खुलने की आधिकारिक तिथियां सर्वप्रथम बद्रीनाथ की घोषणा टिहरी नरेश ने कर दी हो, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक ऋषिकेश में आहूत की गई है। यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में 2 अहम बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। पहला, पिछली यात्रा के दौरान आए अनुभवों के आधार पर समीक्षा और की जरूरतों पर चर्चा की गई। पिछली यात्रा में किन व्यवस्थाओं ने अच्छा काम किया और किन क्षेत्रों में कमियां रही, इस पर विस्तार से मंथन किया गया, ताकि आगामी यात्रा को और बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दें कि पिछले वर्ष प्रदेश में आई तमाम प्राकृतिक आपदाओं के कारण आई मुश्किलों के बाद भी चारधाम यात्रा गतिमान रही। आंकड़ों की बात करें तो 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा का हिस्सा बने थे, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड था। इसमें केदारनाथ में 17.68 लाख, बद्रीनाथ में 16.60 लाख, गंगोत्री में 7.57 लाख और यमुनोत्री में 6.44 लाख श्रद्धालु शामिल थे। को मैं इस साल के बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 बजे सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए, बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे PWD हो, BRO हो, NH हो, पेयजल हो, आपका
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया। आप अवगत हैं कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें हमारे ज़िले के एसएसपी और एसपी गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज़ को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकी हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को जो श्री यमुनोत्री श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था और उस 10 उस सेक्टर में हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हमने 2-2 पुलिस कर्मियों की वहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज लगाई थी। तो इससे हमारा पूरा जो चार धाम का जो एरिया है उसको हमने कवर अप कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टाइम की जो गुड प्रैक्टिस हमने की थी जिसमें सेक्टर में जो डिवाइड किया था उसमें कोई जाम की स्थिति नहीं हुई। और अगर कोई यात्री और कोई श्रद्धालु कहीं बीच रास्ते में आते हैं और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोई मेडिकल या फिर कोई अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसमें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तत्काल रूप पे हम वहाँ पे पहुँचकर उनकी हेल्प की थी। एक तरफ चारधाम यात्रा में धामी सरकार के आने के बाद से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ोतरी के साथ साल चारधाम यात्रा में कई खामियां भी विपक्ष गिनता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि कागजी कार्रवाई पर सरकार हमेशा चलती है, लेकिन जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो यात्रियों को स्वास्थ्य, सड़क और रहने की समस्या जैसी तमाम अन्य असुविधाओं से दो चार होना पड़ता है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार इस बार पहले से ही तैयारी और बेहतर करने की कोशिश कर रही है और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 की यात्रा अन्य सालों की भांति सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। यात्रा शुरू होने से पहले सरकार जरूर सख्त दिखाई देती है, विज्ञापनबाजी भी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रशासन की ओर से होती हैं, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होती है प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। जो हमारे श्रद्धालु बड़ी और उम्मीद के साथ चारधाम यात्रा के लिए आते हैं उनको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, उनको यातायात की परेशानी होती है, उनको रहने और खाने की बड़ी दिक्कतें होती हैं, दर्शनों के लिए बड़ी मारामारी करनी पड़ती है। देखते हैं सरकार इस दावों से ऊपर उठ के धरातल पर कुछ व्यवस्थाएं सुधार पाती है या केवल ये कागजी शक्ति ही दिखाई देती है। आपके माध्यम से समस्त जनता को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कदम बहुत अच्छा है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने कदम लिया कि आप चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यही प्रश्न जब हमारे महेंद्र भट्ट जी ने संसद में पूछा कि केंद्र सरकार क्या मदद कर रही है चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार को, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने ये बताया नहीं है कि उनको किस स्वरूप में और किस रूप में कितनी धन की आवश्यकता है और किस रूप में आवश्यकता है, कहां उनकी आवश्यकता है, केंद्र किस रूप में उनकी मदद कर सकता है। ये विडंबना है सिर्फ जनता को भड़काने के लिए और जनता में चुनावी माहौल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही इस तरह का सुगोपा छेड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सुविधाओं का विस्तार किया जा है, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को सरकार लगातार अपनी प्रायोरिटी पे रखती है, उसके लिए लगातार बैठकों का क्रम हो, विभिन्न स्तरों पर बैठकों के क्रम को स्वयं मुख्यमंत्री जी उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हर वर्ष की पिछला रिकॉर्ड हमेशा ही टूटता रहा है। यह वर्ष भी उत्तराखंड के यात्रियों की सुख सुविधाओं की दृष्टि से, उनकी संख्यात्मक दृष्टि से, उसके गुणात्मक दृष्टि से यह साल पिछले सालों की अपेक्षा बेहतर होने वाला है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करना एक बड़ी चुनौती होता है। इसलिए यदि इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं और अतिरिक्त संसाधनों की योजना पर भी विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए हर साल गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में यात्रा से पहले विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी कड़ी में यात्रा से पहले होने वाली ये पहली बैठक
बेहद अहम मानी गई है, जो आने वाली यात्रा की दिशा और गुणवत्ता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज जिसमें बद्रीनाथ की तिथि घोषित की गई है, अन्य 3 धामों की यात्रा के लिए वर्ष 2026 में कपाट खुलने की तिथि समय अनुसार जल्द ही घोषित हो जाएगी। लेकिन तैयारी अपने जोरों पर है। लेकिन यहाँ भी कहा जा सकता है, हर बार की भांति इस बार भी यात्रा में कोई कोर कसर ना रहे, इसी वजह से तैयारी अपने जोरों पर है। लेकिन कहीं ना कहीं बिना तैयारी के दावा करने के बाद भी यात्रियों को इसका खर्चा भी भुगतना। उम्मीद यही है कि इस बार सरकार की तैयारियां और दावे अगर सही साबित होते हैं तो यात्रा 2026 में सभी आंकड़े पार करने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप भट्ट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, कैप्टन राकेश ध्यानी केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, तीर्थ पुरोहित प्रशांत टिमरी प्रवक्ता चारधाम पंचायत की ओर से, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे जपेंद्र सिंह जी के साथ। जपेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जपेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जपेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। प्रदीप भट्ट जी, आपको आवाज मिल रही है? जी नमस्कार। जी नमस्ते। प्रदीप जी, ये बताइए, चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हुई हैं, लेकिन तैयारियों से पहले सियासत शुरू हो गई। विपक्ष बड़े आरोप लगा रहा है। देखिए, ये सियासत नहीं है। चारधाम यात्रा आरंभ होने जा रही है, सरकार तैयारियां कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पिछले साल की यात्राओं को देखें तो जो अव्यवस्थाएं फैली थी, ऐसा नहीं है कि लोग उत्तराखंड नहीं आना चाहते हैं। हमारे चारधाम में देवी, हमारे माँ गंगा, माँ यमुना, बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों तीर्थयात्री उत्तराखंड आना चाहते हैं। लेकिन जब वो उत्तराखंड आते हैं तो सरकार के जो तामझाम होते हैं, सरकार की जो व्यवस्थाएं होती है, उनकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। पिछले साल मैंने देखा कि उत्तरकाशी के पास, हिना के पास और बड़कोट में जो है इतना बड़ा जाम लग गया, तो 3-3 दिन का जो है जाम लग गया। लोगों को खाने को खाना नहीं मिल पाया, पीने को पानी नहीं मिल पाया, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो प्रशासन ने जो है ऐसी जगह पे लोगों को रोक दिया था जहां पर उनको व्यवस्था नहीं हो पाई। जबकि आप देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड के अंदर इतने होटल, इतने होम स्टे खुले हुए हैं कि आज हर चौराहों पर, हर जगह, छोटे छोटे कस्बों में भी जो है यात्रा मार्ग पर होटल है, होम स्टे है, तमाम तरह की सुविधाएं हैं। लोगों ने बैंकों से कर्जा लेकर के होम स्टे तैयार किया है। लेकिन सरकार की जो, प्रशासन की जो लापरवाही है, उनकी जो अव्यवस्थाएं हैं, उनके वजह से जो है न तो तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिल पाती है और ना हमारे जो होटल व्यवसायी है, ना उनको जो है उनकी आमदनी हो पाती है। तो सरकार को ये चाहिए कि प्रशासन को पूर्व की गलतियों से ये सबक लेना चाहिए कि लोगों को सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। लोगों को और जहां पे विभिन्न जो चारधाम यात्रा मार्ग पर कई जगह पे शौचालय की बहुत बुरी स्थिति है, सबसे पहले लोगों के जो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है, उनको दुरुस्त करते हुए और तमाम जो पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, आप देख रहे हैं पेयजल लाइनें जो है चरमरा रखी, उन पेयजल लाइनों को दुरुस्त करते हुए लोगों को शुद्ध पानी और लोगों के लिए जो है शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि जो है लोगों को जो दिक्कतें ना हो। लोग जो है, कई ऐसे लोग आते हैं जो सड़कों पर जो है उनको मजबूरन गंदगी पड़ती है। तो उसको देखते हुए जो है सरकार को पहले से ही, प्रशासन को इसकी चिंता करनी चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है कि ये इसकी मंशा चारधाम यात्रा को अच्छा चला है, तो आपको जो है, जो स्थानीय जनता है, जो हमारे स्थानीय जो व्यवसायी हैं, उनके साथ भी, और जो हमारे तीर्थ पुरोहित लोग हैं, उन तमाम लोगों को सहयोग को साथ लेकर के जो है इस यात्रा को चलाना चाहिए, ताकि हम जो है, जो हमारे देश विदेश से, जो हमारे विभिन्न राज्यों से जो तीर्थ यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर पाए, उनको हम सुविधा दे पाए और एक संदेश जो है उत्तराखंड की तरफ से जाए सुरक्षित चारधाम यात्रा का। और
मैं इस चारधाम यात्रा पे तमाम अपने श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं कि आइए, उत्तराखंड की देवभूमि आपका स्वागत करने को उत्सुक है। हमारे तमाम देवी देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है और लालायित है। हमारे तमाम जो होटल व्यवसायी है, जो लोग यहाँ पे जिनके होटल है, होम स्टे है, और जिन्होंने जो है बैंकों से कर्जा लेकर के अपने होटल बना रखे, होम स्टे बना रखे हैं, वो लोग मैं देख रहा हूं कि पिछली बार जो धराली में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, सरकार को सबसे पहले तो जो धराली में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, आपदा से जो लोगों को, व्यावसायिक लोगों को, जिनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो खत्म हो गए हैं, उन लोगों को जो है सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, तब जाकर के जो है आगे से, ताकि जो हमारे जो हमारे निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यवसायी है, उनको, उनके हाथों को हम मजबूत कर पाए, उनको सशक्त कर पाए। हमें सरकार को जो है काम करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कैप्टन राकेश धानी जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से बहुत स्वागत सर आपका। सर, क्या लग रहा है, चारधाम यात्रा की तैयारियां इस बार बेहतर होंगी? क्योंकि हर साल कुछ न कुछ खामियां निकाली जाती हैं और कई निकलती भी हैं, कुछ की ओर से मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन हर साल सरकार की ओर से यही प्रयास होता है, यही दावे होते हैं कि हम बेहतर तैयारियों के साथ में, बेहतर सुविधाओं के साथ में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सरकार की इस बार क्या मंशा है? जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को और आपको भी बसंत की हार्दिक शुभकामनाएं जी। रही बात चारधाम यात्रा की, तो सरकार के दावे तो हम पिछले 10 सालों से सुन ही रहे हैं। 10 ही नहीं, हम पिछले 25 सालों से सुनते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज स्थिति ये है कि सरकार कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोग वहां पहुंचे हैं, उस पर अपना गुणगान गा दी कि हमारे यहाँ पहाड़ों में इतने यात्री इस बार आए। लेकिन आपने यात्रियों को क्या सुख सुविधाएं दी, यात्री आपके प्रदेश की क्या यादें लेके अपने प्रदेश में गए, उन चीजों का आपको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से आपने इसमें प्राकृतिक संसाधनों का लूट मचा रखी, इसमें पहाड़ों में चार धाम यात्रा के तौर पर, या फिर आप ले लीजिए कि ऑल वेदर रोड जो चार धाम के लिए आप बना रहे हैं, उससे आपने किस तरह से पूरे उत्तराखंड को विकास के नाम पे विनाश कर दिया है। पर्यावरणविद बोलते हैं कि पहाड़ इतने सेंसिटिव जगह हैं, हिमालय जो हम उच्च शिवालिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे जो है चारों धाम हमारे शिवालिक में है, वहां पर कुछ पर्टिकुलर डेसिबल की उतने से ज्यादा आवाज आनी नहीं चाहिए। लेकिन आपने इतने ओपन हेलीकॉप्टर सेवा वहां दे दी, सुविधाएं कुछ नहीं है। आप अगर केदारनाथ जाते हैं तो वहां पे जो टेंटेस लगते हैं मई के महीने में, तो यू विल नॉट बिलीव कि आप जो है केदारनाथ धाम की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। वहां पर जो मल होता है वो रास्ते में बहता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज है नहीं, प्रॉपर सीवर लाइन है नहीं। टेंटों में टेंट आपने बिना परमिशन के, क्योंकि सबकी पुलिस की बड़ी भगत होती है, आप टेंट लगाओ, हमारा शाम का हिसाब किताब हमको दे दो और आप चलाओ। तो व्यवस्था इतनी दयनीय स्थिति होती है कि एक तो आपने उस धाम की पवित्रता नष्ट कर दी है। लोग मस्जिद में टेंटों में रहने के लिए जाते हैं, उसके बाद क्या यादें लेके वो अपने प्रदेश में जाते हैं, उससे हमारे ऊपर, हमारे प्रदेश की तू होती है। तो सरकार को यात्रियों की संख्या से ज्यादा उनकी सेवा भाव, जो श्रद्धा से हमारे पास आते हैं, उनकी सेवा भाव को जानने का जरूरत है। आज अगर हम सेंसिटिव 5 जोन माना जाता है उसको, भूकंप का, तो आप क्यों विकास के नाम पे इतना वहां पे चार धामों के चक्कर में इतनी भीड़ आप भेजने की कोशिश कर रहे हैं? आप रेलवे टनल बना रहे हैं, कर्णप्रयाग क्षेत्र में पूरे घरों में दरारें पड़ गई हैं, हजारों आपने पेड़ काट दिए हैं। अभी 6000 पेड़ों का 36,000 पेड़, जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है कि 36,000 जो पेड़ है वो आज तक आप चार धाम यात्रा के चक्कर में ऑल वेदर रोड के लिए काट दिया आपने। 6000 देवदार के पेड़ काटने की आप तैयारी में हैं, तो लोगों को थोड़ा सा आक्रोश उसमें आया हुआ है। जबकि मोदी जी ने बोला था कि हर माँ के नाम हमें एक पेड़ लगाना है, तो 36,000 पहले काटते, 6000 अब काटते, 42,000 माएँ तो आपने लापता कर दी। और न जाने आप और कितने माओं को बेचो इस हिसाब से। और इन, अगर सच्चाई में देखा जाए तो जो आप डेवलपमेंट दिखा रहे हैं आज उत्तराखंड के अंदर चार धाम के नाम पे, वो केवल पर्टिकुलर व्यवसायी, कुछ गुजराती व्यवसायी और कुछ जो केवल उनका हित हो रहा है। पहाड़ के लोगों के लिए आपने कुछ नहीं दिया है, न पहाड़ का कोई आदमी उसमें विकास कर पा रहा है, न पहाड़ के किसी आदमी को आपकी योजना से फायदा है। पुलिस तंत्र भी सहायता उन्हीं को करता है जो बिजनौर, सहारनपुर के लोग वहां पे टेंट लगा के बैठे हुए हैं। आप जाइए सोनप्रयाग के पास, जो है उन्हीं की मदद होती है। अगर किसी गढ़वाली या किसी पहाड़ी ने वहां पे कोई टेंट लगाया है तो उसका टेंट में पुलिस उखाड़ दी, क्योंकि वो देता नहीं है। वो बोलता है मैं पहाड़ का हूं, मैं क्यों दूं आपको पैसे, क्यों दूं मैं कमीशन। तो ये स्थिति आज दयनीय स्थिति हो रखी है।
यूसीसी लाकर आपने जो होम स्टेओं में है, यहाँ बोलना नहीं चाहिए, मेरे मुंह में वो शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं मीडिया के माध्यम से वो शब्द बोलूं, लेकिन जो अपवित्रता आज आपने जो यूसीसी को लाकर और फिर जो हमारे होम स्टे आपने बनाए हैं, वो स्थिति पहाड़ों में आपने पैदा कर दी। दयनीय स्थिति है कि हम लोग जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? चार धाम यात्रा विकास जरूरी है, ठीक है, चार धाम, लेकिन आप कुछ सुविधाएं भी दीजिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि लिमिटेड लोग ही आए और समय पर उनको सुविधाएं देके आप पीरियड बढ़ाइए, टाइम फ्रेम बढ़ाइए उसका। लेकिन आप वो करेंगे नहीं, आपको केवल यात्री आए, हमारा यहाँ जो है इनकम होती रहे, बाकी जान आपकी कितनी लोगों की जान जाती है। एक बार अगर केदारनाथ यात्रा की आप ले लीजिए बात, तो जो दुर्गम, कितने उसमें घोड़े खच्चर मरते हैं, कितने लोगों की खुद जान जाती है, कितना दुर्गम वहां पे रास्ता है, वो सुविधाएं आपने कुछ नहीं दी हैं। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, उसके बाद लोगों को लाइए। केदारनाथ के अंदर आपने इतने बड़े बड़े आपने गवर्नमेंट के वहां पे जो है। चलिए अब हम जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी काफी देरी से लगातार बने, लौटेंगे सर आपके पास में राकेश जी। जपेंद्र जी को सुन लेते हैं, जपेंद्र जी के पास चलेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बड़ी जानकारी उज्जैन से आपको हम बताते हैं। उज्जैन से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उपद्रवियों ने बस में आग लगा दी। उपद्रवियों ने बस में लगाई आग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांप्रदायिक अनुसार तराना के बस स्टैंड की घटना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल बैरागी जुड़ चुके हैं। राहुल, उपद्रवियों ने बस में आग लगाई, तराना बस स्टैंड की घटना, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, पूरा मामला क्या है आखिर? जी बताना चाहूंगा, पूरा मामला उज्जैन जिले के तराना में गुरुवार रात को हुए विवाद के बाद शुक्रवार दोपहर बाद आगजनी में बदल गया है। मैं बताना चाहूंगा कि एक दुकान में आग लग गई, इसके बाद अज्ञात लोगों ने बसों में आग लगा दी गई है। हालात तब बिगड़ गए जब लोग एक दूसरे के ऊपर पथराव करने लगे। इस बीच पुलिस से बहस भी हुई है। वही बताना चाहूंगा, पथराव में एक युवक घायल भी हो चुका है। वही पुलिस ने मामले में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वही बताना चाहूंगा कि तराना में रात को एक युवक से मारपीट के बाद दो समुदाय में सामने हो गए थे। वही करीब 10 से 15 बसों में तोड़फोड़ की गई है। वही हिंदू संगठन जो के कार्यकर्ता है, वह फिर से सुबह तराना थाने का घेराव किया है। घेराव करने के बाद आरोपी जो गिरफ्तार किए थे पुलिस द्वारा, उन आरोपियों का जुलूस निकालने और उनके घर तोड़ने की बात पर सभी हिंदू संगठन के लोग थाने के बाहर बैठ गए और हनुमान चालीसा पाठ करने लग गए। वही बताना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, वो नारेबाजी के साथ में जो लाठियां लेकर मार्केट में उतर गए और जो पथराव की जो स्थिति उसके बाद में तनाव माहौल हुआ है। तनाव के माहौल के बाद में तो उज्जैन के जो एसपी प्रदीप शर्मा, उनके द्वारा मौके पर पहुंच के पूरे मामले को शांत किया गया। अभी बताना चाहूंगा कि अभी पूरी तरह से मामला शांत है और जो पथराव किया गया था और जो बसों में तोड़फोड़ गई थी, इन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध पुलिस ने कर लिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए उज्जैन से बड़ी जानकारी, जहां उपद्रवियों की ओर से बस में आग लगाए जाने की बात सामने आई। तराना में सांप्रदायिक तनाव के बीच हिंसा, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तराना के बस स्टैंड की पूरी घटना, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, जपेंद्र सिंह जी हैं। बहुत स्वागत जपेंद्र जी आपका। माफी चाहूंगी थोड़ी देरी से आना हुआ। जपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सर, विपक्ष की ओर से इल्जाम बढ़े हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ तैयारियों की बात है। अगर सरकार चाहे तो इन इल्जामों को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शांत कर सकती है, लेकिन उसके लिए बेहतर इंतजामों की तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। विपक्ष की समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यात्रा व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाला है, माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं, शासन प्रशासन सभी सुविधाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर धरातल पर मौजूद रहता है, तो विपक्ष को इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अब अप्रैल में यात्रा खुलनी है और आज हम जनवरी में इसकी योजनाओं के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, तो विपक्ष को यहाँ भी राजनीति करनी है। विपक्ष अपने जमाने में याद करे कि आपने तो कभी इन यात्राओं पे ध्यान ही नहीं दिया। उत्तराखंड की सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, आपके लिए तो यात्रा ही महत्वपूर्ण नहीं होती थी। तो आपको तो शायद इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि आज जब यात्रा की योजनाएं बन रही हैं, सुविधाओं के चर्चाएं हो रही हैं, अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और हर चीज़ को दुरुस्त रखने का नतीजा ये निकल के आता है कि हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, उससे कहीं अनुपात में यात्री बढ़ रहे हैं। यात्री आते हैं और प्रकृति का भी आनंद लेते हैं, उसके बाद अपनी धार्मिक यात्रा को भी पूरा करते हैं, अपनी पूजा पद्धति के साथ चलते हैं, और जिस जय घोष के साथ हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है, यात्री बढ़ रहे हैं, यात्रा का वैभव बढ़ रहा है, तो शायद विपक्ष के लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। विपक्ष की तो चलिए समझ में आता है कि विपक्ष ने डेफिनेटली सरकार के इस कदम को सराहना नहीं है, उसकी आलोचना करनी है, विपक्ष तो अपनी जगह है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के समाज सेवी जो हमारे रीजनल फ्रंट्स हैं, या जिस तरह से अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे, आप केवल और केवल आलोचना करने के लिए अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर क्या प्रसारित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम अपने उत्तराखंड को बनाने, सजाने, संवारने में क्या राजनीति से ऊपर उठकर कुछ अन्य मर्यादाओं के साथ आगे नहीं बढ़ सकते? ये धार्मिक आयोजन है, ये राजनीतिक आयोजन नहीं है। हम एक धार्मिक आयोजन की बात कर रहे हैं। 5 धाम हमारे पास हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब। लाखों श्रद्धालु आते हैं, आके वो दर्शन करते हैं, वो संतुष्टि का भाव उनके मन में उत्पन्न होता है। सरकार उनके लिए सुविधाओं की दृष्टि से बेहतर काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से काम करा है, युवा मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट करी है, मोर्चा संभाला है खुद, तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला विषय होना चाहिए। सरकार की आलोचना
करें, आलोचना से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन कम से कम किस आयोजन को लेकर कहाँ आपको सहभागी की भूमिका में साथ खड़ा होना है। आपको अपने प्रदेश, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि को पूरी दुनिया के सामने प्रसारित करने की दिशा में आपका क्या रोल होना चाहिए। तो सरकार तो स्वागत करती है आप सबके विचारों का और आप लोगों का सम्मान भी करती है, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना से ऊपर उठकर उत्तराखंड के इस मान सम्मान में सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ सहभागी बन के अगर आप बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर शायद ये उत्तराखंड की जनता भी पसंद करेगी और ये भविष्य की योजनाओं की दृष्टि से भी हम एक बेहतर उत्तराखंड बनाने में और यात्राओं को बहुत ही बेहतर स्तर तक ले जाने में हम आप लोगों के भी योगदान की उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में ये सोचना होगा कि सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री ईमानदारी से निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहे हैं और ये काम इसी तरह अनवरत जारी रहेगा। यात्राएं भी वैभव से होंगी और यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। चलिए ठीक है, लौट आएंगे आपके पास में तीर्थ पुरोहित प्रशांत डिमरी जी। प्रशांत डिमरी जी हमारे साथ में है, प्रवक्ता हैं चारधाम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। प्रशांत डिमरी जी, क्या कहना चाहेंगे सर, सरकार की ओर से दावों पर कितना विश्वास किया जाए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? क्या वाकई बेहतर सुविधाओं के साथ सरकार इस बार 2026 में तैयार है चारधाम की यात्रा के लिए, क्योंकि सुनिश्चित तारीख कर दी गई है आज? देखिए, आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है 23 अप्रैल की, और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको लेकर कुछ दिन पहले कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में सभी धामों से संबंधित जितने भी वहाँ पे जिले हैं सबको और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के एक बैठक हो चुकी है। और आज से 20-25 दिन बाद भी एक और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें कि चारों धामों के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी वहाँ पर होटल व्यवसायी हैं, जितने भी वहाँ पर चॉपर एसोसिएशन है और जितने भी ये सब प्रतिनिधि वहाँ पे जो है उस मीटिंग में शामिल होंगे। उन लोगों के फीडबैक के आधार पर जो है आगे किस तरह की व्यवस्थाएं बनानी है, पिछली यात्रा के दौरान क्या क्या विसंगतियां हुई थी, क्या क्या परेशानियां हुई थी, उसको लेकर के कमिश्नर गढ़वाल और अन्य लोकल एडमिन जो है इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर कहनी जरूरी है कि चारधाम यात्रा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो मैटर है वो केदारनाथ में सीवेज सिस्टम का है, जो कि जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक बन करके तैयार नहीं हुआ है, और जो पिछले साल का भी जो वहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रखा है वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस वजह से जो है जो आपकी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको भी कार्रवाई करनी पड़ी है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि देखिए पिछले साल जो है लगभग 16 से 17 लाख तीर्थ यात्री जो है केदारनाथ में आए थे, तो वहां पे बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड फ्लो होता है। और देखिए इस बार की जो यात्रा है वो तो वैसे भी जो है 10-12 दिन की ज्यादा होने जा रही है, तो इस बार पर्यटक तीर्थ यात्रियों का जो फ्लो होगा वो पहले से कहीं ज्यादा होगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार को समय रहते वहां पे कंप्लीट जो है करना पड़ेगा, पहली बात ही है। अच्छा, जहां तक देखिए पिछले साल भी जो है या हर साल ही होता है कि लैंडस्लाइड होते हैं, डिजास्टर अपने हर तरह की फॉर्म में वो आने को आता रहेगा, और ये वर्षों से होता आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए पिछले साल जो पिछले यात्रा के दौरान जो भी आपदाएं आई थी उस समय देश के प्रमुख वैज्ञानिकों ने हमारी सरकार को आगाह भी किया है कि उत्तराखंड हिमालय के जो ऊंचे इलाके हैं वहां पे लगभग 400 से ज्यादा झीलें बन गई हैं, जिनका कि टूटने का कभी भी खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड और क्या कहते हैं आपके ये बाढ़ का खतरा जो है अब कई गुना बढ़ चुका है। अब तो उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और उनकी संख्या भी बहुत हो चुकी है। तो पिछली बार जो आपदाएं आई थी उससे ज्यादा होने के चांसेस अब हैं। तो सरकार को चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एक आधुनिक तकनीक है उससे एक अलार्मिंग सिस्टम बना सकती है सरकार, जो काफी हद तक किसी भी तरह के आपदा की पूर्व सूचना जो है हमारे ऑलरेडी है देहरादून तक पहुंचाएगी ताकि वो एक्शन ले सके। दूसरी बात यह है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सरकार को हम सुझाव देना चाहते हैं एक तीर्थ पुरोहित होने के नाते भी, और देखिए सरकार जो है हमारे देश में डिफेंस सिस्टम में अग्निवीर है,
हमारे देश में पुलिस हमारे राज्य में भी शायद पुलिस विभाग में अग्निवीर भर्तियां भी है। तो सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार जो है चार धाम यात्रा अग्निवीर की तैयारी करे। अभी सरकार के पास समय है। हमारे राज्य में बहुत बेरोजगारी है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है राज्य का, वो जो है चार धाम यात्रा पे बहुत डिपेंड है। तो हमारे बेरोजगारी को रहते हुए आप चार धाम यात्रा अग्निवीर तैयार कीजिए, जो कि पूरे यात्रा रूट की निगरानी कर रखेंगे, और यहाँ तक कि वो शिफ्ट वाइज जो है यात्रा मार्ग की 24 घंटे पेट्रोलिंग करेंगे, और वो पूरे लोकल एडमिन के साथ में पूरा सामान से बनाए वे रखेंगे। इसलिए हमारा कहना यह है कि एक बजट जो है वो चार धाम अग्निवीर का सरकार बना सकती है, क्योंकि लोकल एडमिन जो है पूरे यात्रा मार्ग पे एक देखो यात्रा का रूट कहाँ से है, गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर बंदा ऋषिकेश आया, यमुनोत्री जाएगा, गंगोत्री जाएगा, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। इतने लंबे रूट पे पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन अगर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेगा तो और काम कैसे करेगा। तो सरकार के पास अगर नहीं है अगर काम करने वाले, तो वो एक चार धाम यात्रा अग्निवीर की वो क्या कहते हैं भर्तियां निकाले, जो कि चार धाम के रूप में जो है कई तरह की समस्याओं को सॉल्व कर सकती है मेरे हिसाब से। जी चलिए लौटते हैं। अरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, चार धाम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, बद्रीनाथ जी की तिथि भी सामने आ चुकी है, और सियासत का उससे तेज शुरू हो गई है, शायद तैयारियों से भी ज्यादा तेज। क्या लगता है इस बार बेहतर इंतजामों के साथ श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी? अरुण जी, आज ही क्योंकि एक परंपरा है लंबे समय से कि बद्रीनाथ के जो कपाट है वो बसंत पंचमी में टिहरी राजशाही के राजमहल नरेंद्र नगर में खोले। प्लीज बाकी के मेहमान खुद को म्यूट कर ले, बाकी के सभी मेहमान को म्यूट कर लें ताकि हम और मेहमानों को सुन सकें। प्लीज सभी से विनती है, आप लोग खुद को म्यूट रखें आप लोग। अरुण जी अब बोलिए। मैं ये कह रहा था गरिमा कि एक लंबे समय से ये है कि बसंत पंचमी पर टिहरी राजशाही का जो राजमहल है नरेंद्र नगर, उसमें जो तीर्थ पुरोहित है वो राजा के समक्ष पंचांग लेके बैठते हैं, और उसके बाद बसंत पंचमी के दिन ही बद्रीनाथ के कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला जाता है। जैसे केदारनाथ के कपाट शिवरात्रि पे मुहूर्त निकलता है, तो ये एक परंपरा है। और आज उसी के तहत 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। देखिए, अब आप देखें तो लगातार कोविड के बाद, खासकर मैं कोविड के बाद की बात करूंगा, कोविड के बाद यात्रा लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद कि अगर पिछले साल हम देखें तो थराली और धराली जैसी स्थितियां सामने आई, उसके बावजूद भी यात्रा में कोई कमी नहीं हुई। आप खुद देखें कि बद्रीनाथ से ज्यादा यात्री केदारनाथ जाते हैं, जबकि केदारनाथ की यात्रा ज्यादा दुर्गम है। हालांकि कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, लेकिन अधिकांश पैदल जाते हैं, डंडी कंडी घोड़े से जाते हैं। तो ये आप देखिए लगातार, और अगर आप ये बोल दें कि सारा का सारा विकास एक सीजन में हो जाएगा तो संभव नहीं। लगातार नई चुनौतियां आती है और उन चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्थाएं की जाती है। और अगर आप देखें उन्हीं चुनौतियों की व्यवस्थाओं के लिए कमिश्नर गढ़वाल ने बैठक बुलाई, और उस बैठक में तमाम चीजें तय हुई। जैसे अभी आप आईजी गढ़वाल की बात सुन रहे थे कि हर 10 किलोमीटर पे उन्होंने एक सेक्टर डिवाइड कर दिया, वहां व्यवस्था पुलिस की ड्यूटी लगा दी। उसी तरह आप देखें कि हमारे सामने दिक्कत एक जो सड़कों की दिक्कत है वो तो है ही, खासकर जो 3 महीने बरसात के आते हैं वो एक नई चुनौती बन के आते हैं, जब सड़क धंसना, भूस्खलन जैसी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। और उस दौरान भी यात्रा लगातार सुचारू चलती रहती है। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा जितना मीडिया है वो सड़क बंद होने की सूचना तो देता है, खुलने की नहीं देता, जबकि कायदे में खुलने की भी देनी चाहिए। जबकि जो आपदा प्रबंधन बल है
उससे उनको ये सूचना खुलने की भी मिलती है, बंद होने की भी मिलती है। हर साल नई चुनौतियां आती हैं, हर साल उसके समाधान के प्रयास होते हैं, और ये सतत प्रक्रिया है, एक दिन में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और देखिए, ये यात्राएं किसी सरकार के भरोसे भी नहीं चलती, ये भगवान के भरोसे चलती हैं। आदमी अपने घर से जब आता है दर्शन करने, चाहे वो गंगोत्री के दर्शन करे, यमुनोत्री के दर्शन करे, केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करे, हेमकुंड साहिब के दर्शन करे, तो वो भगवान भरोसे आता है, किसी सरकार के भरोसे नहीं आता। लेकिन सरकार क्या, क्योंकि नैतिक दायित्व है व्यवस्थाएं बनाना, उन यात्रियों को सुविधाएं देना, सड़क की सुविधाएं देना, पानी बिजली की सुविधा देना, बाथरूम की सुविधाएं देना, ये सारी ड्यूटी सरकार की है, नैतिक दायित्व। ठीक है, जपेन जी सभी जवाब दें। लेकिन उसके बावजूद हर साल यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना ये बताता है कि भारत ही नहीं, विदेशों के तीर्थ यात्रियों की बिल्कुल लगातार चार धाम में आस्था लोगों की बढ़ रही है। ठीक है, प्रदीप जी मुझे लगता है कुछ कहना चाहते, फिर जपेंद्र जी के पास तुरंत चलते। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे क्या? कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको यात्रा अगर सही चलानी है तो सबसे पहले एक तो रोड कनेक्टिविटी सही करनी पड़ेगी। आप जब देखेंगे इसमें दराली का जो हाईवे था पूरा वॉश आउट हो गया है, और ऐसी बहुत सारी जगह है जो डेंजर पॉइंट है। तो सबसे पहले प्रशासन को जो डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित करना चाहिए, और वहां पर जो है, क्योंकि सड़क मार्ग इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम लाखों की संख्या में तीर्थयात्री वहां आते हैं, और उनको जो है सुगम उनके लिए यात्रा हो, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास जो यात्रा रूट है, जो आपके हाईवेज हैं, आज ऑल वेदर रोड की बात हो रही है, लेकिन आप ऑल वेदर के आप हालात देखिए। आप उत्तरकाशी जनपद में 2 यमुनोत्री हाईवे और गंगोत्री हाईवे की जो दुर्दशा है, और जो उसकी एजेंसी है काम करने की, बीआरओ इतनी सुस्त गति से काम कर रहा है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि बीआरओ के ऊपर भी सरकार का अंकुश होना चाहिए, केंद्र सरकार की एजेंसी, क्योंकि बीआरओ है और राज्य सरकार की नहीं सुनती है, जिलाधिकारियों का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारा कमिश्नर गढ़वाल जी को ये सुझाव है कि आप जो ऐसे डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित करना चाहिए, जहां जहां पे ज्यादा जाम लगता है, जहां पे रोड सकरी है, वहां पर जो है रोड को चौड़ा करके, और लोगों को ताकि दिक्कतें ना हो। दूसरा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी लिमिट को हटा देना चाहिए या लिमिट को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि लोग कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है, कोई ऑफलाइन करता है, तो लोगों को बहुत दिक्कतें होती है। कई बार जो है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो है वो जो लिमिट है वो पूरी हो रखी होती है, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्री को नहीं मिल पाता, और यात्री ऋषिकेश से उसे वापस कहीं और जाना पड़ता है। तो ये बहुत सरकार को इस पे बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और ये लिमिट का जो इसको हटा दे, लिमिट सिस्टम। आप कोई आपके प्रदेश में आना चाहता है, वो जो है हमारे देवी देवताओं के दर्शन करना चाहता है, उसके लिए काय की लिमिट? आप सबको आने दीजिए। हमारे पास तमाम लोगों ने होम स्टे खोल रखे हैं, होटल खोल रखे हैं, इनके होटल कब चलेंगे, होम स्टे कब चलेंगे? जब यात्री आएगा ही नहीं तो होम स्टे क्या हुआ? लोग वहां पे घाम ताप रहे हैं। केवल जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं घाम तापो योजना, ये घाम तापो योजना केवल जो हमारे आप उत्तरकाशी, ठीक है सर, आप चाहे यात्रा में देखिए कितने बुरे हालत है, और चलिए आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है, जपेंद्र जी ने सुन लिया है। चलिए जपेंद्र जी ने सुन लिया है। जपेंद्र जी, क्या ये सारी सुविधाएं जिनका जिक्र अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे बेहतर होंगी? और देखिए, हम अगर हर साल पीछे चलते जाएं तो हर बार बेहतर चीजें होने का प्रयास जरूर किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी उतनी ही रह जाती है। हर बार कुछ न कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं के ऐसे मामले सामने आते हैं जो दिखाते हैं कि हाँ, अगर बेहतर सही समय पर इनको सुविधाएं तो शायद इनकी जान बच जाती। कई लोगों की जान जाती है। घोड़ा खच्चरों का एक मामला सामने आता है, पानी की सुविधाएं, बहुत सारे मामले, रोड खास तौर पर जब एक बरसात का मौसम शुरू होता है उस दौरान बहुत दिक्कतें होती हैं। तो क्या इन सारी चीजों को इस बार पहले से वाकई विचार पर किया गया? डेफिनेटली जो पिछली यात्राओं में और बरसात के टाइम पर जिस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है,
उसमें क्या बेहतर प्रबंध हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहाँ जहाँ हाईवे डैमेज है या रोड्स डैमेज हैं या वैकल्पिक मार्गों को कैसे दुरुस्त किया जाए, तो इसके लिए शासन प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी और जितने भी अन्य विभाग इसमें सम्मिलित हैं उन सबको बैठकों में शामिल कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पे भी कोई कमी ना रह जाए, किसी भी तरह से रोड कनेक्टिविटी या जहाँ कहीं रिपेयर्स के काम होने हैं उनके ऊपर कोई भी काम अधूरा ना रहे, यात्रा से पहले सब पूरे हो जाएं। जो हमारे मूवेबल टॉयलेट्स रहते हैं या हमारे होम स्टे की व्यवस्थाएं हैं, सरकारी गेस्ट हाउस हैं, अर्ध सरकारी गेस्ट हाउस हैं, या हमारी होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी से वे लोग हैं या जो घरों पे व्यवस्थाएं करते हैं, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को इन बैठकों में शामिल किया जा रहा है और एक एक बिंदु में क्रमवार रूप से तैयारियां आगे बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि यात्रा की सुगमता के साथ साथ यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। अभी रजिस्ट्रेशन का मामला आया, रजिस्ट्रेशन की जब मांग होती है जनता के बीच में से एक मांग आई, यात्रियों में से आई, हमारे उत्तराखंड वासियों में से आई, तो उस प्रक्रिया को शुरू किया गया। लेकिन उस प्रक्रिया में जहां कहीं कुछ बाधाएं आई उन बाधाओं को दूर किया गया। आज अगर उन बाधाओं को सरकार दूर कर रही है तो उसकी सहूलियत का लाभ जनता को भी मिल रहा है और यात्रियों को भी मिल रहा है। और सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद इसकी टाइम पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उस मॉनिटरिंग में प्रॉपर रिपोर्टिंग है कि इस बार की यात्रा, हमारी उत्तराखंड की यात्रा पूरी देश दुनिया में जिस तरह से जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए और सुविधाओं को लेकर बहुत संजीदगी के साथ काम हो रहा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जब ये यात्रा की शुरुआत होगी तो डेफिनेटली बहुत ही सुखद अनुभव और एक अध्यात्म के एक नए मैसेज के साथ देवभूमि से श्रद्धालु आएंगे भी, जाएंगे भी और इस यात्रा का आनंद भी लेंगे। और हम सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने उत्तराखंडी होने के कर्तव्य बोध का पालन करते हुए इस यात्रा को अपने घर की यात्रा समझकर कार्य करना होगा। हम देवभूमि के वासी हैं, देवभूमि के मान सम्मान के लिए हम सब काम करते हैं और राजनीति से मित्र होकर हम सब लोगों को अपने प्यारे उत्तराखंड के नाम को, उसकी गरिमा को और उसकी संस्कृति को संजोने के लिए साथ चलना चाहिए। और सरकार ने हमेशा ही अच्छे सुझावों का स्वागत करा है और उसमें अपने कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, चलिए राकेश जी जल्दी से कोई आखिरी रिएक्शन। जी गरिमा जी, मैं जस्ट आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि हमें राजनीति ना करके इसको जो है एक सामूहिक उत्तराखंडी होने के नाते इसको साथ देना चाहिए। हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सच्चाई को देखे हमें भी कष्ट होता है कि जब लाइन में आदमी लगा हुआ है उसके बाद वो बिना दर्शन किए वापस चले जाता है, तो ये आपकी व्यवस्था पे सवाल उठाता है कि आपकी व्यवस्था के कारण एक आदमी जो है साउथ इंडिया से आता है और उसके बाद बिना दर्शन किए लाइन में, लेकिन जब वो वहां पे देखते हैं कि जो आपका वीआईपी गेट है वहां पे किस तरह से दूसरे एंगल से, चाहे उसमें वहां के पंडे लोग भी शामिल हैं, आपका पुलिस प्रशासन भी शामिल है, किस तरह से अपना थोड़ा सा स्वार्थ के लिए वो जो है दूसरे रास्ते का उपयोग करवा रहे हैं, तो ये बड़ा गलत मैसेज। और अगर हम उस पर आवाज उठाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो मतलब हम बोलना बंद कर दें। आपने दो थार कार जो है हैदराबाद अपना केदारनाथ में बिठा रखी है, क्यों रखी है? वो सब वो एक सेंसिटिव जोन है, वहां पे थार गाड़ियों का क्या महत्व, किस लिए रखे? जेसीबी आप हेलीकॉप्टर से उतार रहे हैं वहां, भाई उसको देवभूमि है, देवभूमि के उसी स्तर में रहने दीजिए। आप अपने यात्रा पे मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। और जैसे हमारे अभी पुरोहित जी ने बताया था कि एक बहुत अच्छा उन्होंने अग्निवीर बोला, मैं अग्निवीर नहीं बोलता हूँ, हम एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और मैं सैनिक प्रदेश में जाता हूँ, तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है कि मैं इसको बोलूँ कि हमारे पास इतने सैनिक हैं जो 17 साल 18 साल नौकरी करके आते हैं, यहाँ पे बेरोजगार है। हाँ। उनके पास वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ से ज्यादा ट्रेन लोग हैं, वो आप उनको पुलिस के साथ में मैनेजमेंट में डीएम के साथ उनको लगाइए। चलिए ठीक है, मुझे लगता है जो विपक्ष की ओर से राय दी गई, सत्ता पक्ष को चाहिए कि इन राय को भी तवज्जो दें और इन सारी चीजों को अगर वो सुनेंगे समझेंगे और इन चीजों के साथ एक नया प्लान तैयार कर, शायद विपक्ष को बहुत कम मौका मिलेगा आने वाली चारधाम यात्रा में कोई भी सवाल उठाने का, बशर्ते आप विपक्ष की बातों को सिर्फ इस लिहाज से न सुने कि ये विरोध करने के लिए कह रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि बेहतर सुविधाएं हो, चारधाम में आने वाले श्रद्धालु का अनुभव सुखद हो और एक अच्छा अनुभव लेकर प्रदेश से कोई भी श्रद्धालु या फिर यात्री जाए।
बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो धरातल पर कोई काम ना होने का आरोप एक तरफ विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि चार धाम यात्रा के लिए बेहतर तैयारियां की जा रही हैं ताकि आने वाले लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से चार धाम के दर्शन हो सके, कोई भी असुविधा ना हो। देखना होगा चार धाम की यात्रा शुरू होने के बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक